अभी इन 5 सालों में जिस तरह से धरती नाप रहे हैं माननीय प्रियव्रत सिंह जी, उस हिसाब से आप मानते हैं कि आपके लिए एक बड़ी चुनौती वो बन सकते हैं आने वाले समय में? मेरे लिए भी बड़ी चुनौती वही है, प्रियव्रत सिंह जी, और उनके लिए भी बड़ी चुनौती मैं ही हूँ। कि दबी से आवाज़ में लोग बोलते हैं कि आपने दलितों की ज़मीन हड़प ली, काफ़ी सारी सुर्खियाँ भी बटोरी है। जिस तरह से पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रही, बेरोजगारी बढ़ रही है, आपको नहीं लगता कि आपकी सरकार पूरी तरह से फ्लॉप है ऊपर से लेकर नीचे तक? राज्य में आप बैठे हो, केंद्र में भी आप बैठे हो, दांगी समाज के साथ राजपूतों को भी सपोर्ट करते हैं आप कि आप प्रियव्रत सिंह जी पे छोड़ देते हैं उनको कि भाई नहीं, राजपूत समाज के लोग मेरे साथ आज भी हैं। चलो एक आखिरी सवाल मैं मालवी में पूछना चाहूँ तुमसे कि डांगी समाज मतलब बहुत प्यार करे तुमसे, बहुत प्यार करे। अबे मतलब लगे थोड़ी सी कमी महसूस हो कि अपन डांगी समाज वास्ते अच्छो नहीं कर पा रहा क्योंकि अपन विधायक नहीं है? जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस चैनल के जरिए हम राजगढ़ की धरती को नापते हैं, राजगढ़ के नेताओं से कड़वे सवाल पूछते हैं। लेकिन आज जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, जो शख्सियत मेरे बगल में बैठी है, वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, वो अपने आप में एक परिचय है। खिलचीपुर तक काफ़ी लंबे समय तक इनका राज रहा और हजारीलाल मास्टर के नाम से जाने जाते हैं। हम इनको प्यार से मार साहब कहते हैं, हजारीलाल मार साहब कहते हैं हम। जब कोई दिक्कत होती है तो लोग इनके पास आते हैं और अभी मैं आया था तो काफ़ी लोग यहाँ पर जैसे जनता दरबार जब ये विधायक थे तब लगाते थे, अभी भी ये लगाते हैं। इस बात की एक खुशी है। लेकिन मैं इनका प्रशंसक रहा हूँ, लेकिन इनसे सवालों में कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आपसे यही है मेरा कि प्रियव्रत सिंह जी आपकी कुर्सी के लिए खतरा हैं, आप मानते हैं? प्रियव्रत सिंह जी और हजारी मास्टर दोनों में आपस में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है और वो रहेगी। 2013 में जब मेरे को बीजेपी से चुनाव में टिकट मिला और मैं बीजेपी से चुनाव लड़ा विधायक का जी, तो मैंने उनको चुनाव में परास्त किया। वो चुनाव हार गए, मैं चुनाव जीता जी। फिर 2018 में, क्योंकि वो राजा महाराजा ठहरे, मैं तो एक किसान का बेटा हूँ, गांव का रहने वाला हूँ। उनकी और मेरी लेवल बराबरी से अगर देखें तो वो मेरे से बहुत आगे हैं, राज परिवार के आदमी हैं। और चूँकि 13 में जब वो हारे तो उनकी प्रतिष्ठा स्वाभाविक है, कहीं ना कहीं उनकी प्रतिष्ठा को ठेस लगी होगी उनको भी। तो उनने 2018 में बहुत मेहनत करी, बहुत पैसे खर्च किए और उनके साथ साथ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने भी उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगाई है। और मेरी विधानसभा में उनने बहुत मेहनत करी, दिग्विजय सिंह जी ने। आपको क्या लगता है माननीय कि कहाँ कमी रह गई थी? आपके लोगों ने धोखा दिया था आपको? मैं क्या है, सही बात कहने में कोई वो शर्म नहीं है जी, बिल्कुल। चूँकि मैं पहले कांग्रेस पार्टी से भी विधायक रहा जी, बिल्कुल सही है। और कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में आया तो बीजेपी ने मुझे टिकट दिया तो मैं 13 में चुनाव जीत गया। और चुनाव जीता तो मैंने प्रियव्रत सिंह जी जो उस समय विधायक थे इनको हराया। अब इनको हराया तो मेरे को वापस पार्टी ने टिकट दिया, तो कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता थे उनके मन में भी कुछ हुआ होगा। आपको लगता है कि अपने ही दगाबाज रहे हैं? तो उनने भी जो जिस तरह से मेहनत करना चाहिए पार्टी के लिए, मेरा तो ऐसा मानना है कि कहीं न कहीं उनकी मेहनत में कमी रही है। और उनकी कुछ मेहनत और जो लोग टिकट के जो जिनको इच्छाएं थी कि हमें मिलेगा, जिनको नहीं मिला, उनकी भी कुछ नाराज़ियाँ रही होगी। और चूँकि मैं कांग्रेस से भी रहा, बीजेपी से भी रहा, तो लोगों का ये भी सोच रहा है कि मार साहब कांग्रेस में भी यही थे, बीजेपी में भी यही थे। इसकी वजह से अंडरग्राउंड कुछ लोगों ने मेरा विरोध किया। तो आपको लगता है कि इस हार के बाद आपको वापस से भाजपा टिकट देगी, और अगर भाजपा टिकट नहीं देगी तो क्या आप वापस से कांग्रेस में जाएंगे? नहीं, मैं कभी कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, पार्टी अगर उचित समझेगी, मुझे टिकट अगर देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और अगर पार्टी मुझे टिकट नहीं देगी
तो मैं ना तो चुनाव लड़ूंगा और ना दूसरी पार्टी में जाऊंगा। कांग्रेस में मैं नहीं जाऊंगा। क्यों कि चूँकि आज हमारा जो आपस में जो है प्रियव्रत सिंह जी के मेरे, ये गाड़ी के दो पहिए हैं। कांग्रेस की खुल के नहीं बता रहे हैं क्या है आपस में? आपस में क्या है, हमारे दोनों के विचार मिलते नहीं हैं। और चूँकि उनने मेरे साथ जो किया है तो उससे मैं तो दुखी हूँ, तो मैं उनके पास तो नहीं बैठ सकता हूँ। इसलिए मैं कांग्रेस में तो नहीं जाऊँगा, चाहे मुझे कुछ भी नुकसान उठाना पड़े। और मैं तो बीजेपी में ही रहूँगा। पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ूंगा, नहीं देगी तो भी बीजेपी में ही रहूँगा। पार्टी के लिए काम करूँगा, जो पार्टी का निर्देश होगा। एक लंबा समय आपने बिताया है खिलचीपुर तहसील में। अभी इन 5 सालों में जिस तरह से धरती नाप रहे हैं माननीय प्रियव्रत सिंह जी, उस हिसाब से आप मानते हैं कि आपके लिए एक बड़ी चुनौती वो बन सकते हैं आने वाले समय में? मेरे लिए भी बड़ी चुनौती वही है, प्रियव्रत सिंह जी, और उनके लिए भी बड़ी चुनौती मैं ही हूँ। दोनों कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है। अब वो उस कांटे की टक्कर में देखो क्या परिणाम निकलता है। लेकिन उनका भी प्रयत्न है, जैसा मैं देख रहा हूँ। मेरे लिए चुनौती तो है, क्योंकि वो भी क्या है, राज परिवार से है, वो मेहनत तो कर रहे हैं, वो भी बहुत घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। लेकिन आज जो उनकी पहले छवि थी, वो छवि आज नहीं रही है। किस वजह से नहीं रही है? इस वजह से कि वो जब मंत्री बने तो मंत्री बनने के बाद उनके दिमाग में जैसे राजा महाराजा थे वो भाव पैदा हो गए थे। जैसे राजा महाराजा पब्लिक को देखते थे उस हिसाब से वो देखने लग गए और पब्लिक के साथ बहुत अन्याय किया। अन्याय किया है, उसकी वजह से क्षेत्र में लोग उनसे आज भी नाराज हैं। अच्छा, आप मानते हैं कि उनको घमंड आ गया था? घमंड आ गया, पद मिलते, बिल्कुल पद मिलने के बाद घमंड आ गया था। मैंने इतना लंबा राजनीतिक जीवन बिताया है। मैंने 18 साल सर्विस करी बस। उसके बाद 4 साल जिला पंचायत अध्यक्ष रहा, 2 बार विधायक रहा। लेकिन कभी ऐसा काम मैंने नहीं किया, घटिया काम, कभी भी बदले की भावना से राजनीति नहीं करी। लेकिन उनको घमंड आ गया तो उनने लोगों को जो परेशान किया है, तो अब स्वाभाविक है परेशानी की वजह से लोग नाराज़ तो होंगे। दांगी समाज एक विशेष समुदाय है, आपको सपोर्ट करते हैं काफ़ी हद तक। बढ़िया, आप नुक्ती उक्ति भी खाने जाते हैं, बड़ा मज़ा आता है प्रोग्राम में। लेकिन मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि आपको लगता है कि दांगी समाज ने भी पिछले चुनाव में प्रियव्रत सिंह जी को वोट दिए थे? मेरे को लगता है मेरे समाज के 8-10% लोगों ने कांग्रेस में वोट दिए थे। अब वो वोट इसलिए दिए थे कि चूंकि कांग्रेस पार्टी ने ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र से हमारे समाज के आदमी गोवर्धन दांगी को टिकट दिया था उस समय। चूंकि गोवर्धन लाल जी के जितने रिश्तेदार थे जी, स्वाभाविक है रिश्तेदारों में थोड़ी भावना रहती है। और चूंकि मैं इतने लंबे समय से राजनीति करता आया तो कुछ 1-2% पद पे रहने के बाद में एक जनप्रतिनिधि 100% लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकता है। इस वजह से मेरे से भी कुछ जो नाराज़गी होगी मेरे लोगों की रही, जिनको मैंने कितना साथ दिया है ये तो ऊपर वाला जानता है कि इस व्यक्ति को कितना साथ दिया। लेकिन एक आध पर कोई काम अगर नहीं हुआ तो वही आज के युग में वही नाराज हो जाता है। ऐसे बहुत से लोग, अच्छा, मतलब जो आपके समाज से भी रुष्ट हो गए आपसे, जो जिनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, ऐसे लोग मेरे से भी जो नाराज हुए थे तो उनने भी अंडरग्राउंड सेन लगाई है, तो उससे भी मेरे को नुकसान हुआ था। अब आने वाले समय में भरेगी वो सेंध? मैं आने वाले समय में मेरी निगाह में है कि कौन कौन रुष्ट थे, कौन कौन नाराज थे। मैं समय से पहले कोशिश करूँगा कि एक सूत्र में बांध दूँ। क्यों कि मुझे उम्मीद है कि सन 77 से मैं विधानसभा का चुनाव या तो लड़ाता आया हूँ या खुद लड़ता रहा हूँ। बहुत बड़े मास्टरमाइंड है आप
खिलचीपुर तहसील में आप मायने भी रखते हैं, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। और काफ़ी सारी मैं एक बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे एक पर्सनल भी मुझे चीज़ें काफ़ी लोगों ने बोली थी कि भाई आप मिलने जा रहे हो तो ये चीज़ पूछना। मैं पूछना चाहता हूँ कि दबी से आवाज़ में लोग बोलते हैं कि आपने दलितों की ज़मीन हड़प ली, काफ़ी सारी सुर्खियाँ भी बटोरी है इस मीडिया में काफ़ी लोगों ने, तो इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? बिल्कुल जो बात कहूँगा अक्षरशः सत्य कहूँगा। बिल्कुल। मैंने न तो दलितों की ज़मीन हड़पी है, ना मैं दलित के घर कभी गया हूँ। अच्छा। जो दलित की ज़मीन मेरे पास आज भी है, वो ज़मीन 95-96 में उन लोगों ने, मैं उस समय जिला पंचायत अध्यक्ष था, तब वो लोग मेरे पास आए। अच्छा। और आकर के उनने एक बार कही कि साहब आप माँ की ये ज़मीन ले लो, और इसमें उसमें कोई फसल आज भी नहीं होती है। अच्छा। आज भी अगर आप देख लो वो ज़मीन में कोई फसल नहीं होती। मैं अभी भी आज देख कर आया हूँ। उसमें मैंने संतरा का बगीचा लगाया था, उसमें फल नहीं आया तो काटना चालू कर दिया मैंने। तो वो उन लोगों की ज़मीन थी कि आप ही की थी? वो ज़मीन उनकी थी, उनको सरकार ने दी थी और उनने मुझे बेच दी। अच्छा। जितने आपने खरीदी थी वो? मैंने उनसे खरीदी, जितने रुपए में खरीदी उतने पैसे मैंने उनको दिए। देने के बाद उनने मुझे रजिस्ट्री कराई। तो जब मैंने रजिस्ट्री कराई उस समय उस ज़मीन पर उनने लोन ले रखा था बैंक से। अच्छा। अब उनने मैंने कही कि मैंने यार चलो रजिस्ट्री कराओ, तो कि साहब ये बैंक का पैसा तो मांग रहे, तो पैसा ही नहीं, तो ख़त्म हो गया। मैंने बैंक का पैसा भी मैंने जमा किया, मतलब अच्छा। खरीदी, उसके बाद में जो बैंक की राशि भी मैंने दी। अच्छा, कुल मिला के आपका ये है कि मैंने खरीदी, उनने रजिस्ट्री कराई, मैंने नपवाई, मैंने कब्जा लिया, और उसके बाद में आप ताजुब करोगा कि आज भी वो ज़मीन मेरे पास में ही है। अच्छा। मैं और उनको लोगों ने सीखा कि और मेरे खिलाफ कार्रवाई कराई। मैं कलेक्टर से लड़ा, केस लड़ा, कमिश्नर के यहाँ लड़ा, रेवेन्यू बोर्ड में लड़ा, रेवेन्यू बोर्ड से मैं जीता, और आज भी मेरे पास है ज़मीन। बाकी मैंने कोई बेईमानी उनके साथ नहीं की, ना कोई अतिक्रमण किया। मैंने पैसे दिए हैं, खरीदी है। अच्छा। और वो जो लोग हैं सिखाने में आकर के, उनके मेरे बहुत अच्छे संबंध थे उस समय। अच्छा। जब वो मेरे यहाँ खुद आए, एक बार मैंने उनको मना कर दी तो 2-6 महीने बाद फिर आए कि साहब आप तो ले लो। हाँ। अच्छा। आज भी आ रहे हैं मेरे यहाँ बहुत से लोग। अच्छा। मैंने क्यों दादा हुआ, अब मेरे को बचाओ, मैं ऐसा धंधा नहीं। और सही बात तो ये है कि उस समय में जिला पंचायत अध्यक्ष था, मुझे ये जानकारी नहीं थी कि हरिजनों से ज़मीन खरीदने के बाद इनसे कलेक्टर से अनुमति लेनी पड़े। हाँ। और अगर मान लो ये जानकारी मुझे होती तो मैं उस समय कलेक्टर से अनुमति ले लेते। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष था तो ले ही लेता। बिल्कुल सही। लेकिन मुझे जानकारी नहीं थी, तो उस समय उस समय जिनने मेरे को दिलाई थी पटवारी थे एक सीताराम जी शर्मा, उनने ही तो मेरे को वो ज़मीन दिलाई, उनने ही रजिस्ट्री कराई, उनने ही मेरे को कब्जा दिया, सब काम उनने किया। अच्छा, एक सवाल मैं राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर भी करना चाहता हूं आपसे। आप राष्ट्रीय स्तर पे भी आपकी बड़ी पहुंच है। हाँ, मुझे पता है। राष्ट्रीय स्तर पे भाजपा की बात करूंगा, फिर मैं डांगी समाज पे एक सवाल और करना चाहूँगा आपसे। मेरा सवाल ये है, जिस तरह से पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रही, बेरोजगारी बढ़ रही है, आपको नहीं लगता कि आपकी सरकार पूरी तरह से फ्लॉप है, ऊपर से लेकर नीचे तक? राज्य में आप बैठे हो, केंद्र में भी आप बैठे हो। नहीं, मैं एक निवेदन कर दूँ कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, ये बात भी सही है। कांग्रेस बढ़ा देती तो आप तो चढ़ के बैठ जाते उनके ऊपर। कांग्रेस की सरकार थी, उनने भी बढ़ाया, इतना नहीं बढ़ाना ना आपकी बात 100 के पार। अब वो धीरे धीरे जो उनने बढ़ा दिया था उसके ऊपर बीजेपी वालों ने बढ़ाया। और टैक्स से जब बढ़ता है तो कीमतें बढ़ती हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश सरकार में अपने यहाँ से 10 रुपये लीटर का कम रेट है, जो वेट टैक्स है वो प्रदेश सरकार का एक अलग रहता है। सरकारें चलाने के लिए कहीं न कहीं अगर टैक्स नहीं वसूलेंगे तो सरकार चलेगी भी कैसे। सरकार की तरफ से जो है वो ठीक है, लेकिन मेरा इस पर अगर विचार करो तो वास्तव में इस पर कम जो भाव जो है उसमें संशोधन होना चाहिए, वो रेट कम होना चाहिए पब्लिक के हित में, वो तो ज़रूरी है। बेरोजगारी की जहाँ तक बात है, देखो
पहले की बनिस्बत मैं ये मानता हूँ, अपन गांव के रहने वाले हैं। पहले जो गांव की स्थिति थी, पहले जो बेरोजगारी थी, लोग पढ़ते नहीं थे, लोग खेती पर आधारित थे। आज गांव में किसान के बेटे भी पढ़ने लगे हैं। गांव के लोग, गरीब परिवार के लोग, बेटा हो या बेटियां हो, पढ़ने लगे हैं। और उस पढ़ाई का परिणाम है कि किसान का बेटा खेती भी करता है, तो आज की तारीख में आधुनिक तरीके से खेती करता है तो उसको बहुत फ़ायदा मिलता है। दूसरा, अगर खेती नहीं करता है, नौकरी अगर मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो बिजनेस भी करेगा। तो नौकरी देने का वादा क्यों करते हैं आप लोग? नहीं, और आज जैसे प्राइवेट कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी जो है फैक्ट्रियां हैं, उद्योगपति है, वो ये जितने उद्योग खुले हैं उसकी वजह से बेरोजगारों को रोजगार भी मिला ही है। हाँ। नौकरियां का जहाँ तक सवाल है, अब नौकरी, अभी कांग्रेस की सरकार बनी थी, कमलनाथ जी ने कह दी थी कि तो गिरा दी हो तो आपने तो बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात करी थी। एक नया पैसा किसी बेरोजगार को दिया नहीं। जितने समय में कांग्रेस रजिस्टर देख पाती उतने समय में तो आपने खेल ही कर दिया उधर। जब उनने घोषणा करी थी तो करना चाहिए था वो तो घोषणा, तो बेरोजगारों को, क्योंकि बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए तत्काल महीने 2 महीने में व्यवस्था करना चाहिए थी, जो वो नहीं कर सके। हालांकि बेरोजगारी बढ़ी है तो शिक्षा का स्तर भी इतना ही बढ़ा है। पहले गांव में लोग पढ़ाई नहीं करते थे, खेती करते थे, मवेशी पालते थे, कुछ बिजनेस तो आप अब भी यही चाहते हैं कि खेती करें, मवेशी नहीं, नहीं नहीं, आज मैं तो ये चाहता हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ, पढ़ाई निहायत ज़रूरी है, बेटा हो या बेटी हो। पढ़ने के बाद में आदमी खेती करे तो वर्तमान पद्धति से आधुनिक तरीके से खेती करे। उसके बाद में किसान का बेटा उद्योग से जुड़े। आज नौकरी से वो ज़्यादा छोटे छोटे अगर उद्योग अगर चालू कर लेते हैं, कृषि आधारित, अगर खिलचीपुर में अगर विधायक बने आने वाले समय में, तो आप इनको बढ़ावा देंगे, इन सब चीज़ों को देंगे? इन सबको मेरा लक्ष्य है। आपसे एक बात बताऊं, मेरा एक लक्ष्य है। अभी यहाँ जो ज़मीन की मैंने कलेक्टर से भी बात करी है कि यहाँ ज़मीन इतनी अलॉट कर दो, उद्योग के नाम से आरक्षित कर दो, ताकि छोटे छोटे उद्योग उसमें लग जाए। और कृषि आधारित, जैसे आलू के चिप्स है, ये गृह उद्योग में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। मेरा एक और ये स्वसहायता समूह के माध्यम से जो महिलाएं आज काम कर रही हैं, पत्तल दोना बना रही हैं, बिल्कुल मसाले बना रही हैं, बड़ी बना रही हैं, पापड़ बना रही हैं, और ये जो अभी कर रही है नहीं, अभी आपसे बताऊं, अभी स्वसहायता समूह के कैंप जहाँ लगते हैं, आप देखना कितना अच्छा काम कर रही महिलाएं, तो उससे बेरोजगारी दूर हो रही है। मतलब मैं जानना चाहता था कि पिछले 10 सालों में आपने कितने उद्योग लगाए हैं खिलचीपुर तहसील में? मैंने, अब आपसे एक बात बता दूं, मैंने यहाँ पर हमारे यहाँ एक तो ये धनिया प्रोसेसिंग का काम चालू किया है यहाँ, ठीक है, ये मैं जहाँ बैठा हूँ, हाँ बिल्कुल, ये कांग्रेस वालों ने तो इसकी लीज निरस्त करा दी थी। आज आप देख लो एचडीपी पाइप बन रहे हैं। यहाँ बगल में एक उद्योग था हमारा ऑयल मिल, अच्छा, वो बंद हो गया है। मैंने यहाँ बहुत बड़ा वो मैदा मिल लगाई थी, जो कोड़के वाले सेठ घीसालाल जी सेठ को ज़मीन अलॉट कराई थी मैंने। पूरे मध्य प्रदेश का 50% गेहूँ उस फैक्ट्री को चालू करने के लिए अलॉट कराया था मैंने एक दिन, जब मैं पहले विधायक था, और वो फैक्ट्री चालू कराई, बहुत अच्छी चली। घीसालाल सेठ मर गया, वो फैक्ट्री ख़त्म हो गई। उसके बाद उनने मुंदरा जी ने ली, तो मुंदरा जी ने भी थोड़ा दिन तो चलाई, और उसके बाद वो भी उनने भी बंद कर दी। लेकिन मैंने फैक्ट्रियाँ तो डलवाई। तो आप चालू करवाएंगे आने वाले समय में? मौका मिला तो? मेरे को मौका मिला तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ इस इलाके में इसीलिए क्यों चालू करवाऊंगा कि अभी कुंडालिया डैम की जैसे ही सिंचाई चालू होगी, तो यह रोजगार के अवसर और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और आमदनी, फसल की आमदनी भी ज़्यादा होने लगेगी। तो हर बेरोजगार आदमी आज गांव का भी हो, तो चाहे वो टैक्सी चलाएगा, पिकअप चलाता है, गाड़ी चलाता है, ठेकेदारी करता है, छोटे छोटे उद्योग लगाता है, गांव में दुकान करता है, ढाबा खोलता है, कुछ न कुछ
और अपने कुंडाले डैम की नेट चालू हो जाएगी नहीं हाँ। तो अपना इलाका जिला नंबर 1 का आ जाएगा मोहनपुरा और कुंडाले की वजह से। तो अब आप देख लो, मोहनपुरा डैम की वजह से ब्यावरा और राजगढ़ के बीच में बल्दा ही बल्दा था, बिल्कुल सही है। बंजर जमीन पड़ी हुई थी। और आज उसकी गति देखो आप, कितनी गति से वहाँ छोटे छोटे उद्योग चालू हो गए, वेयर हाउस बन गए, होटलें खुल गई, रोड किनारे किनारे होटलें हो गए। वो तो मोदी सरकार की उपलब्धि है कि नहीं है? तो अगर मान लो मोदी जी ने पहली बार देश आज़ाद हुआ, पहली बार मोहनपुरा डैम का उद्घाटन करने के लिए माननीय मोदी जी आए थे, पहली बार कोई देश का प्रधानमंत्री राजगढ़ की धरती पे आया था, तो उसका फायदा तो अपने सबको। चलो एक आखिरी सवाल मैं मालवी में पूछना चाहूँ तुमसे कि डांगी समाज मतलब बहुत प्यार करे तुमसे, बहुत प्यार करे। अबे मतलब लगे थोड़ी सी कमी महसूस हो कि अपन डांगी समाज वास्ते अच्छो नहीं कर पा रहा क्योंकि अपन विधायक नहीं है, या फिर ऐसी कई चीज़ लगे आपके? नहीं, क्योंकि जनता दरबार आप लगातार लगा रहे हैं यहाँ पे। जनता दरबार तो मेरा देखो क्या है, इसमें डांगी वांगी का ऐसा नहीं है। हाँ। समाज वाली बात नहीं है। यहाँ तो हर गरीब वर्ग का आदमी जो अगर दुखी होगा, जिसमें कोई मुसीबत होगी, वो मेरे पास आज से नहीं शुरू से आता है। और मैं पद पे रहा हूँ तो भी आता था, नहीं रहा हूँ तो भी आता है, और आज भी आता है। मेरे वो क्योंकि लोगों के दिल में मेरा विश्वास है कि अगर मार साहब के पास जाएंगे तो हमारे काम में हमें सफलता मिल जाएगी, तो इस हिसाब से लोग आते हैं और मैं सेवा करता हूँ। तो डांगी समाज के रूठे हुए लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? रूठे हुए लोगों से, डांगी समाज के जो रूठे हुए कुछ थोड़े बहुत लोग हैं, मैं चुनाव के पहले मैं कोशिश करूँगा। वो मुझे आत्मविश्वास है। क्यों है आत्मविश्वास? मैं भाई साहब आपको बता दूँ कि मैंने सर्विस छोड़ी और सर्विस छोड़ के राजनीति में आया हूँ। इसके पहले सर्विस करता था तो कन्हैयालाल जी डांगी को चुनाव लड़ाया हमने, तो डांगी संगठित रहे। उसके बाद एक बार डॉक्टर राम प्रसाद डांगी को चुनाव लड़ाया कांग्रेस से। हाँ। तो डांगी संगठित रहे। उसके बाद मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा। हाँ। तो डांगी संगठित रहे। उसके बाद मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ा, फिर भी डांगी संगठित रहे। उसके बाद मैं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा, बिल्कुल, तो भी डांगी संगठित रहे। उसके बाद बीजेपी से लड़ा हूँ तो भी संगठित रहे। और कोई भी छोटे मोटे चुनाव भी हो या कोई भी हो, लेकिन उनको विश्वास है कि मार साहब गलत लाइन पे नहीं ले जाएंगे, तो वो मेरी बात पे विश्वास करते हैं। डांगी समाज के साथ राजपूतों को भी सपोर्ट करते हैं आप, कि आप प्रियव्रत सिंह जी पे छोड़ देते हैं उनको कि भाई नहीं, राजपूत समाज के लोग मेरे साथ आज भी हैं। अभी भले ही विधायक जी हैं वो, लेकिन मेरे खिलचीपुर जनपद के उपाध्यक्ष राघवेंद्र बना है कांकरिया के, वो राजपूत बहुत अच्छा घराना है, आज भी मेरे साथ है। उसके बाद में यहाँ हिमाचलपुर में अंतर सीट बना है, अरण्या के कमल सिंह जी। वो मतलब ऐसी बात नहीं है, राजपूत समाज के बहुत से लोग आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हमारी बीजेपी में मनोज हाड़ा है, चलिए बहुत सारी चौहान है, मतलब सारे लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। बहुत सारी मैंने चर्चा कर ली, बहुत लंबा समय आपका ले लिया, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले जो समय है वो किसका होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये हमारे साथ हजारी लाल मास्टर से, और हम इनको मास्टर मार साहब ही बोलते हैं प्यार से। और हम तो बहुत छोटे थे जब से विधायक है, इनकी हमारी जितनी उम्र है ये उतनी उम्र से विधायक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और राजगढ़ के लोगों के हक में हम इनसे सवाल पूछे थे, इन्होंने हर सवाल का जवाब जो है बेबाकी से दिया। बड़ी खुशी हुई कि ये लोग आज पूर्व विधायक है फिर भी जनता दरबार लगाते हैं, तो जो अच्छा होगा उन्हें अच्छा कहने में हमें मज़ा आता है। और कड़वे सवाल जितने पूछने थे पूछे, बाकी आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं कि इंटरव्यू कैसा रहा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कम से कम डांगी समाज के लोग तो करें ही।